गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। तो आज बच्चों अपन जो है 10वें भाग में 12वीं के लिए जो है भारत में भूमंडलीकरण को प्रोत्साहित करने वाले घटक उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे बच्चों। आपको इससे पहले मैंने बाकी जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ बच्चों, इसमें आयात निर्यात के संबंध में, क्षेत्रीय बंधन में जो है ना। अब अगला देखते हैं भारत में भूमंडलीकरण प्रोत्साहन करने वाले घटक। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है अमेरिका का शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदय होना। आप सभी को मालूम है अमेरिका कितना शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ, इसके बारे में बताया गया है। तो विश्व में पहले दो शक्तिशाली राष्ट्र थे, संयुक्त रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। दो थे पहले। तो रूस का विघटन हो जाने से, मतलब वो अलग हो जाने से, अब शक्तिशाली व महाशक्ति के रूप में सारा मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका ही इस समय एकमात्र राष्ट्र है। जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की करेंसी डॉलर से ही विश्व बाजार का संचालन हो रहा है। कहाँ से हो रहा है करेंसी से डॉलर? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अमेरिका की भूमंडलीकरण के प्रति हिस्सेदारी के बढ़ने के कारण भारत को भी इस ओर अग्रसर होने के लिए बाध्य होना पड़ा। मतलब भारत को भी इस प्रकार से आपको प्रोत्साहन और बढ़ोतरी करना। दूसरा है उदारवादी नीतियां। मतलब एक तो था भारत ने विश्वव्यापीकरण या भूमंडलीकरण के लिए उदारवादी नीतियों की घोषणा कर दी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर प्रतिबंध हटा दिया। उदारी मतलब उदारता भाव दिखाना। समस्त बाधाओं को भी हटा लिया गया, जिससे विश्व व्यापार को प्रोत्साहन मिला। अगला जो है तकनीकी परिवर्तन, मतलब तकनीकी नए नए खोजों का आविष्कार होना। विश्व बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कम लागत पर श्रेष्ठ वस्तु आवश्यक है। यह तकनीकी परिवर्तन से ही संभव है। तकनीकी परिवर्तन के कारण विश्व बाजार की ओर प्रेरित होना आसान हो गया। मतलब धीरे धीरे उसमें तकनीकी का नया नया खोज का विस्तार होते गया विश्व में, है ना। अगला है प्रतिस्पर्धा बेटा। यहाँ पर देखेंगे प्रतिस्पर्धा मतलब एक दूसरे कंपटीशन बोलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का विशेष महत्व होता है। प्रतिस्पर्धा के कारण ही उत्पादक नए नए बाजार की खोज करते हैं। इसी खोज से भूमंडलीकरण को प्रोत्साहन मतलब उसको बढ़ोतरी मिलता है। यहाँ पर पांचवा है प्रेरणा। प्रेरणा मतलब होता है उसको उत्साहित करने के लिए। विश्व के अनेक विकासशील राष्ट्रों द्वारा भूमंडलीकरण नीति को अपनाकर अपना विकास करते देखा गया है। वर्तमान में चीन, कोरिया, हांगकांग देश के इसके उदाहरण भी है। इसी की प्रेरणा लेकर भारत ने भी भूमंडलीकरण को अपनाया है। मतलब जिस प्रकार हमारा भूमंडलीकरण हो रहा है उसी में बढ़ोतरी हो रहा है, जो भूमि का विस्तारण हो रहा है उसी की। जैसे हमने देखी चीन, कोरिया, हांगकांग, ये सब क्या करना है, प्रेरित होकर उसी को देखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दबाव मतलब एक दूसरे देशों को दबाव होता है। जैसे विश्व स्तर पर व्यापारिक लेन देन को सुनिश्चित व नियमित करने के लिए जब गैट समझौता को अनेक राष्ट्रों ने स्वीकार किया तथा बाद में विश्व व्यापार संगठन को भी मान्यता दे दी गई, तब विश्व स्तर पर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत को भी इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भूमंडलीकरण को स्वीकार करना पड़ा। ये भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अगला देखेंगे पूंजी बाजारों का भूमंडलीकरण किया गया। इसमें कब किया गया था? 1991 के पश्चात से ही विश्व स्तर पर पूंजी बाजार का भूमंडलीकरण होने की गति तेज हो गई थी। विदेशी पूंजी को प्रत्येक राष्ट्र ने स्वीकार करना उचित समझा, क्योंकि विकसित व अविकसितशील राष्ट्रों के पास प्रारंभ से ही पूंजी का अभाव रहा। अतः भारत को भी अपने विकास के लिए भूमंडलीकरण को अपनाना पड़ा। मतलब जैसे जैसे बढ़ते गया। उसके बाद आठवां देखेंगे तकनीक, कंप्यूटर तकनीक का विकास। जैसे हुआ हम बताया था वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल से ही भारत में सूचना तकनीक पर अधिक जोर दिया गया। सूचना तकनीकी के क्षेत्र में अब भारत भी विश्व के तुलना में पीछे नहीं है। अतः इन अत्यंत आधुनिक तकनीकों के कारण भी विश्व बाजार की ओर भारत को आगे बढ़ना पड़ा। जैसे दूसरे देश के कार्य को करता गया, इस प्रकार हमारा देश भी क्या हो गया, सक्षम होते गया है। अगला देखते हैं सरकार नीति में परिवर्तन का उद्योग व्यवसाय में किस प्रकार प्रभाव पड़ा। यहाँ पर तो पहले प्रतिस्पर्धा को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। सरकार के उदारीकरण व भूमंडलीकरण की नीति ने व्यावसायिक जगत में जो है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि कर दिया। जैसे वो बताया भी आपको मैं, पुरानी औद्योगिक इकाई को अपनी सफलता हेतु अपने कार्य क्षमता बढ़ाने तथा नई योजनाएं बनाने हेतु बाध्य कर दिया गया है। उदाहरण के लिए देखेंगे ऑटोमोबाइल क्षेत्र की पुरानी कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स की बाजार हिस्सेदारी बहुत कम हो गई, क्योंकि इस कंपनी ने या इसे नई कंपनी जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, हुंडई, टाटा मोटर्स तथा होंडा की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
तो इसी प्रकार प्रतिस्पर्धा होता है, ध्यान देंगे बच्चों। अगला है मांग में वृद्धि। आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप तीव्र औद्योगिकरण से उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न नियमित तथा उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध हो गई। अब उपभोक्ता जीवन स्तर में वृद्धि करने वाली वस्तुओं की मांग करने लगे आजकल। तो मांग में जैसे वृद्धि होता है, आर्थिक सुधरेगा तो मांग में वृद्धि होता जाता है बच्चों। अगला देखेंगे तकनीकी परिवर्तन से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। मतलब तकनीकी मतलब नए नए खोजों से प्रतिस्पर्धा में क्या हो जाता है, वृद्धि होता है। तो नवीन तथा अद्यतन तकनीकी व उपकरणों के प्रयोग से विभिन्न कंपनियां अनेक प्रकार की वस्तुएं सेवाएं बाजार में प्रस्तुत कर रही है। मतलब आज देखेंगे हम एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा के लिए क्या कर रहे हैं, नए नए वस्तुओं का आविष्कार होते जा रहा है। फलस्वरूप उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं कम मूल्य पर उपलब्ध कराने वाली कंपनियां ही बाजार में सफल हो रहे हैं। मतलब जो रेट कम है उसकी वस्तु भी अच्छा है, तो उसका जो है बाजार क्या रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। उदाहरण के लिए टाटा की लटखटिया कार नैनो जो अभी आया था वर्तमान बच्चों, अन्य कार निर्माताओं हेतु खतरे की घंटी साबित हो रही, क्योंकि उसका सस्ता रेट था। उसका वही रेट में 1,25,000 कुछ उसका डिमांड था, सबको मालूम। अब वही चीज हम दूसरे कार को लेते हैं तो 4 लाख 5 लाख रुपए देना पड़ता है। इसमें अंतर क्या, बहुत सी चीज अंतर है आपको बच्चों। अगला है कुशलतम व मानव संसाधन की आवश्यकता। व्यावसायिक सफलता का आधार जो है कुशल मानव संसाधन व उनके अनुकूलतम प्रयोग पर निर्भर करता है। अतः सभी व्यावसायिक संस्थाओं में कुशल मानव संसाधन की मांग तथा उनका परिश्रम बढ़ा। मतलब जैसे कुशल संसाधन का विकास हुआ तो है ना, उससे क्या होता है, व्यापार में जो है अत्यधिक विकास होता है। पांचवा है सार्वजनिक व संरक्षित उद्योग में कमी। सरकार की निजीकरण व उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व योगदान कम हो गया। धीरे धीरे खुली व्यवस्था अर्थव्यवस्था जो था, सरकार की संरक्षणवादी नीतियों को समाप्त करने से भारतीय बाजार जो था एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में विकसित हो गया, खुलेपन होने से। अगला है लघु व कुटीर उद्योग का ह्रास। मतलब धीरे धीरे पतन हो गया। वैश्वीकरण व सरकारी संरक्षण की समाप्ति से लघु उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। अब बड़ी कंपनियों की तुलना में सीमित संसाधन होने से लघु उद्योग को ह्रास हो रहा है, छोटे कंपनियों को। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आगे देखते हैं अपन जो आज का है बदलते व्यवसायिक परिवेश में प्रबंधन की प्रक्रिया। मतलब आज जो बदलते जा रहा है हर समय परिवेश में, उसके बारे में सफलता का मुख्य साधन बताया गया है। पहला है संविलियन व अधिग्रहण। मतलब संविलियन मतलब जैसे भी वर्तमान में चल रहा है शिक्षा कर्मी का, आपको मालूम है संविलियन कर रहा है तो उसको जो है फिर से वो नौकरी प्राप्त होगी। इसी प्रकार कंपनी में देखेंगे विभिन्न कंपनियां अपनी प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि करने हेतु छोटी कंपनी को खरीद कर उन्हें अधिकृत कर लिया जाता है, मतलब उसको बड़ा कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार विभिन्न समान स्तर की कंपनियां आपस में मिलकर बड़ी कंपनी का निर्माण कर रही, आपसी प्रतिस्पर्धा को कम कर रही है। जिससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा क्या होगा, कम हो जाएगा, उसमें मार जो है अधिक मात्रा में उत्पादन हो पाएगा। दूसरा बड़े पैमाने पर उत्पादन। विभिन्न कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन कर अपनी प्रति इकाई लागत उत्पादन लागत को कम करने का प्रयत्न कर रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से अनेक रियायतें प्राप्त होगी, मतलब छूट उनको प्राप्त होगा। नवीनतम तकनीकी मतलब नए नए तकनीकी अपनाना। विभिन्न कंपनी अपने उत्पादकों की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु विदेशी सहयोग से आधुनिकतम तकनीकी का प्रयोग कर अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रही है ना। अधिकतम तकनीकी कैसे बढ़ाएगा, हमको एक दूसरे से सहयोग कर, विदेशों से सहयोग ले रहे हैं अपन। तो चौथा नंबर देखिए उत्पाद विविधता। तो व्यावसायिक इकाइयां प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ स्तर में होने वाली गिरावट को रोकने तथा लाभ में वृद्धि करने हेतु अपने उत्पादों का विस्तार कर नई नई वस्तु व सेवाओं का उत्पादन कर रही है। उदाहरण के लिए टाटा द्वारा लोहे के व्यापार के साथ ही चाय व कार को अपने उत्पाद श्रृंखला में शामिल करना जा रहा है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार अगला देखेंगे जो है प्रत्यक्ष वितरण, जो इसमें हमको किसी प्रकार की किसी को रोक टोक नहीं होता है ना। जब वस्तुओं को न्यूनतम संभव कीमत पर ग्राहक को उपलब्ध कराने हेतु मध्यस्थों का उन्मूलन कर प्रत्यक्ष वितरण की व्यवस्था अपनाई जा रही है। उदाहरण के लिए जैसे IMA द्वारा अपने उत्पादकों ग्राहक को प्रत्यक्ष वितरण करना, मतलब आप उसको डायरेक्ट संपर्क करना। वित्तीय पुनः संरचना। तो यहाँ पर व्यवसाय के विस्तार, उत्पादन बढ़ाने तथा नई शाखाओं द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा पूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने हेतु बड़ी कंपनी अपनी पूंजी संरचना में परिवर्तन कर अधिक पूंजी एकत्र कर रही है। मतलब उसको पूंजी का संचार बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, आज के लिए जो है पूरा आपका ये जो है पाठ जो है अध्याय 3 खत्म हुआ वाणिज्य का। आज गुड डे, नेक्स्ट में आपको प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। ठीक है, गुड डे बेटा।